कहानी अक्टूबर 2009 में शुरू होती है, जहां यूपी के रॉबर्ट्सगंज से पूनम मिश्रा नाम की एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। पूनम की फैमिली इस घटना से बेहद परेशान होती है। हमें पता चलता है कि पूनम अपने साथ गहने, पैसे और शादी का जोड़ा लेकर गायब हुई थी। यह मामला देखते ही देखते तूल पकड़ लेता है। बात लोकल पॉलिटिशियन तक पहुंच जाती है और वह इसे लव जिहाद का एंगल दे देता है। इसके बाद पूरे शहर में दंगे भड़कने लगते हैं और पूनम के गायब होने की खबर मीडिया में हर जगह फैल जाती है। पुलिस को शुरुआत में लगता है कि पूनम अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, इसीलिए केस में कुछ खास नहीं है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात एसीपी विश्वास भागवत से होती है। उनके सीनियर उन्हें डांट रहे होते हैं क्योंकि भागवत को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वह अपराधियों की बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। हाल ही में एक अपराधी की हड्डियां भी टूट गई थीं। हालांकि भागवत का कहना था कि वह सीढ़ियों से गिरकर घायल हुआ है, जो कि साफ तौर पर झूठ था। आखिरकार सीनियर फैसला लेते हैं कि भागवत का ट्रांसफर लखनऊ से रॉबर्ट्सगंज कर दिया जाए। साथ ही उन्हें एंगर मैनेजमेंट की 10 क्लास भी अटेंड करनी होंगी। भागवत अपने परिवार के साथ रॉबर्ट्सगंज पहुंचता है। शहर का माहौल कर्फ्यू जैसा था क्योंकि हर तरफ सिर्फ पूनम मिश्रा केस की चर्चा हो रही थी। रॉबर्ट्सगंज पहुंचते ही भागवत इस केस की कमान अपने हाथ में ले लेता है। वह लोकल पॉलिटिशियन और पूनम के पिता को थाने बुलाता है। पॉलिटिशियन को सख्त चेतावनी देता है कि वह इस केस का राजनीतिक तमाशा बनाना बंद करे। वहीं पूनम के पिता से वादा करता है कि वह 15 दिनों के अंदर पूनम को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद भागवत बाकी पुलिस अधिकारियों से केस की पूरी जानकारी लेता है। उनके अनुसार पूनम की उम्र 28 साल थी। उसकी शादी नहीं हुई थी और उन्हें लगता था कि जैसे ही उसे कोई प्यार करने वाला मिला, वह उसके साथ गहने और पैसे लेकर भाग गई। लेकिन भागवत को इस कहानी पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि इस केस में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। इसीलिए वह पूनम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाता है। रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर पूनम हर रात घंटों बात करती थी। भागवत तुरंत उस नंबर की पूरी डिटेल निकलवाने का आदेश देता है। इसी बीच हमें एक दूसरी कहानी दिखाई जाती है जो बनारस की है। यहां समीर नाम का एक लड़का भागते हुए अचानक मीरा की साइकिल के सामने आ जाता है। टक्कर लगने से मीरा गिर जाती है। समीर तुरंत उसकी मदद करता है और बातों बातों में उससे फ्लर्ट करने लगता है। मीरा उसे ज्यादा भाव तो नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी समीर को पसंद करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, दोस्ती होती है और एक दिन समीर मीरा को गंगा घाट पर मिलने बुलाता है। मीरा वहां पहुंचती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी कुछ लोकल लोग वहां आ जाते हैं। वे दोनों को अलग कर देते हैं, समीर के चेहरे पर कालिक पोत देते हैं और मीरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इस घटना से मीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसी रात वह फोन पर समीर से बात करते हुए बहुत रोती है। दूसरी तरफ समीर उसे समझाता रहता है और प्यार भरी बातें करके उसका हौसला बढ़ाता है। उधर भागवत को उस नंबर की जानकारी मिलती है जिससे पूनम घंटों बात करती थी। वह नंबर प्रवीण साहू के नाम पर रजिस्टर्ड था। भागवत सब इंस्पेक्टर महतो के साथ प्रवीण को पकड़कर पूछताछ करता है। तब प्रवीण बताता है कि नंबर उसके नाम पर जरूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल उसकी बहन कौशल्या करती थी, जो पिछले 7 महीनों से लापता है। यह सुनकर भागवत चौंक जाता है। वह तुरंत कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है। वहां उसे 2 और नंबर मिलते हैं जिन पर कौशल्या अक्सर बात किया करती थी। ये नंबर थे संध्या लोहिया, सिरसा और संतोष पुजारी, धौलपुर के। भागवत को शक होता है कि शायद यही संतोष पुजारी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। वह तुरंत पुलिस टीम के साथ उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि संतोष पुजारी कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जो पिछले 1 साल से लापता है। इसके बाद पुलिस संध्या लोहिया के घर पहुंचती है। वहां भी वही कहानी सामने आती है। परिवार वालों के मुताबिक संध्या किसी लड़के के साथ भाग गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अब भागवत को एक अजीब पैटर्न समझ आने लगता है। जिस भी नंबर की कड़ी आगे जुड़ती, वह किसी दूसरी लापता लड़की तक पहुंच जाती। हर केस में या तो लड़की किसी के साथ भागने की बात कही गई थी
या फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। भागवत सभी लापता लड़कियों की तस्वीरें एक बोर्ड पर लगवाता है ताकि उनके बीच कोई कनेक्शन ढूंढा जा सके। तभी सब इंस्पेक्टर महतो कहता है कि जरूरी नहीं हर केस का आपस में कोई संबंध हो। इसके बाद वह कई साल पुराना कन्नौज के पास सिकरी गांव का एक मामला सुनाता है। उस गांव से एक साथ 7-8 नाबालिग लड़कियां अचानक गायब हो गई थीं। पूरे गांव ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर दशहरे के दिन रावण दहन के दौरान एक रॉकेट पास के मंदिर में जा गिरा। आग धीरे धीरे मंदिर के बगल वाली कुटिया तक फैल गई। जब कुटिया जलकर राख हुई तो उसके अंदर से उन्हीं लापता लड़कियों के कपड़े मिले। गांव में यह अफवाह फैल गई कि वहां कोई नपुंसक तांत्रिक रहता था जो तंत्र मंत्र के लिए लड़कियों की बलि देता था या उन्हें बेच देता था। महतो कहता है कि उसे नहीं पता इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन यह किस्सा आज भी उस इलाके में मशहूर है। यह सुनकर भागवत गंभीर हो जाता है और कहता है कि उसे उस केस की असली सच्चाई पता है। महतो की बात सुनकर भागवत कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर वह एक ऐसा खुलासा करता है जो इस पूरे केस की असली सच्चाई से जुड़ा था। दरअसल जब वह 17 साल का था तब उन्हीं 8 लापता बच्चियों में उसकी 13 साल की बहन मोना भी शामिल थी। आज तक उन 8 लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। यही वजह है कि उस दर्दनाक घटना का जख्म आज भी भागवत के दिल में जिंदा है। शायद यही हादसा उसे पुलिस अफसर बनने की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। भागवत का मानना था कि वह अपराधियों को इतनी बेरहमी से इसलिए पीटता है क्योंकि हर अपराधी में उसे अपनी बहन का गुनहगार दिखाई देता है। इसके बाद हमें एक भावुक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन भागवत अपनी बहन मोना के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। खेलते खेलते शटल बाहर चली गई। मोना उसे लेने बाहर गई, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। आज भी भागवत खुद को उसी घटना का दोषी मानता है। उसे लगता है कि अगर उस दिन वह खुद बाहर गया होता तो शायद उसकी बहन आज जिंदा होती। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। गायब हुई लड़की संध्या के कैलेंडर से एक और फोन नंबर मिलता है। यह नंबर फोटोग्राफर कविता शास्त्री का था, जिसका फोटो स्टूडियो मांडवाड़ी इलाके में था। यह इलाका रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता था। भागवत तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि कविता किसी वेडिंग शूट के सिलसिले में नेपाल गई हुई है। इसके बावजूद भागवत को शक होने लगता है कि कहीं इन लापता लड़कियों का संबंध किसी बड़े देह व्यापार रैकेट से तो नहीं है। इसी शक के आधार पर पुलिस पूरे इलाके में छापेमारी शुरू कर देती है। कई जगह तलाशी ली जाती है, लेकिन किसी भी लापता लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद भागवत इस धंधे के सरगना को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करता है। वह बताता है कि उनके गिरोह में कभी भी लोकल लड़कियों को इस धंधे में नहीं लाया जाता। ज्यादातर लड़कियां दूसरे शहरों या दूसरे देशों से लाई जाती हैं। अगर इन लड़कियों का अपहरण इस रैकेट के लिए किया गया होता तो अब तक उन्हें किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश भेज दिया गया होता। पूछताछ के दौरान भागवत अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और उसकी जमकर पिटाई कर देता है। वह गुस्से में कहता है कि मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। हालांकि पूछताछ से इतना साफ हो जाता है कि इस गैंग का इन लापता लड़कियों से कोई संबंध नहीं है। उधर समीर और मीरा का रिश्ता लगातार गहरा होता जा रहा था। दोनों अब चोरी छिपे मिलने लगे थे। एक दिन समीर मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। वह बताता है कि वह एक प्रोफेसर है, उसके पास सरकारी क्वार्टर है और अच्छी नौकरी भी है। लेकिन दोनों जानते थे कि मीरा के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मीरा का परिवार इतना सख्त था कि उन्होंने उसे आज तक जीन्स पहनने तक की इजाजत नहीं दी थी। एक दिन समीर मीरा को चुपके से एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे जीन्स और टी शर्ट गिफ्ट करता है। मीरा पहली बार जीन्स पहनती है और उसे देखकर खुश भी होती है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक वेटर उसे अजीब नजरों से घूरने लगता है। समीर इसी बात का फायदा उठाते हुए कहता है कि जब समाज वैसे भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा तो क्यों न दोनों भागकर शादी कर लें। मीरा पहले थोड़ी घबराती है, लेकिन आखिरकार वह समीर के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। इधर कविता शास्त्री नेपाल से वापस लौट आती है और भागवत उससे पूछताछ शुरू करता है।
अब यह पूछताछ इस मिस्ट्री केस को सुलझाने में कितनी अहम साबित होगी, ये आगे पता चलेगा। भागवत फोटोग्राफर कविता शास्त्री से पूछताछ करता है। वह उसके फोन में गायब हुई लड़की चंदा का नंबर मिलाता है। नंबर सूरज जायसवाल के नाम से सेव था। कविता बताती है कि करीब 1-2 साल पहले सूरज उसके स्टूडियो पर कुछ फोटो डेवलप करवाने आया था। वहीं से दोनों की जान पहचान हुई। लेकिन धीरे धीरे सूरज उसका पीछा करने लगा। वह उसके घर तक पहुंच जाता, यहां तक कि उसके बेटे के स्कूल तक भी जाने लगा। कविता को उसका व्यवहार अजीब लगा, इसीलिए उसने उससे दूरी बना ली। तब से दोनों की कोई बात नहीं हुई। कविता यह भी बताती है कि सूरज किसी कॉलेज में पढ़ाता है। फिर वह भागवत को वे फोटो देती है जिन्हें सूरज डेवलप कराने आया था। हैरानी की बात यह थी कि वह उन तस्वीरों को कभी वापस लेने ही नहीं आया। इसी दौरान भागवत और महतो सभी लापता लड़कियों के मोबाइल फोन के IMEI नंबर भी ट्रैक करवा रहे थे। उनका मकसद यह पता लगाना था कि अगर कोई फोन कभी ऑन हो तो उसमें कौन सा सिम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सभी फोन बंद थे। कुछ समय बाद दशहरा आता है। रावण दहन के दौरान भागवत अपने परिवार के साथ मौजूद होता है और मन ही मन कसम खाता है कि वह इस अपराधी को किसी भी कीमत पर पकड़ कर रहेगा। दूसरी तरफ मीरा अपने घर से गहने और जरूरी सामान लेकर समीर के साथ भाग जाती है। दोनों बस से दूसरे शहर पहुंचते हैं और देवलोक लॉज में ठहरते हैं। वहीं पहली बार दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं। उधर महतो का फोन आता है। वह बताता है कि ट्रैक किए जा रहे मोबाइलों में से एक फोन लगभग 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ था और उसकी लोकेशन मिल गई है। जांच के दौरान पुलिस विक्की नाम के युवक को पकड़ती है क्योंकि उसी ने उस फोन में अपना सिम लगाया था। विक्की बताता है कि फोन उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त कौस्तुभ का है। अब पुलिस दोनों दोस्तों से अलग अलग पूछताछ करती है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक जैसी कहानी बताते हैं। उनके अनुसार कुछ दिन पहले उनकी बाइक की एक स्कूटर से टक्कर हो गई थी। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। हाथापाई के दौरान उस स्कूटर वाले का मोबाइल नीचे गिर गया और वे उसे चुपचाप उठाकर ले आए। फोन बंद ही पड़ा था, लेकिन एक दिन विक्की का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए उसने उसी चोरी वाले फोन में अपना सिम डालकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। तभी पुलिस तक उसकी लोकेशन पहुंच गई। यह सुनते ही भागवत को अचानक कविता की दी हुई तस्वीर याद आती है। उसे उस फोटो में दिखाई देने वाला स्कूटर याद आता है। वह तस्वीर विक्की और कौस्तुभ को दिखाता है। दोनों तुरंत पहचान लेते हैं कि यही वही स्कूटर है जिससे उनकी टक्कर हुई थी। अब पुलिस उस स्कूटर का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड निकलवाती है। पता चलता है कि स्कूटर राजकुमार सिरतिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। भागवत तुरंत उसकी फोटो निकलवाकर कविता को दिखाता है। कविता बिना एक पल गंवाए कहती है, हाँ, यही सूरज है। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। सूरज, समीर और राजकुमार तीनों एक ही इंसान हैं। यानी मीरा से प्यार का नाटक करने वाला समीर ही अलग अलग नामों से लड़कियों को फंसाकर गायब कर रहा था। अब भागवत को समझ आ जाता है कि वह एक बेहद चालाक और खतरनाक सीरियल किलर के पीछे है। राजकुमार की असली पहचान सामने आने के बाद पुलिस उसकी पूरी जिंदगी खंगालना शुरू कर देती है। पता चलता है कि उसकी 2 पत्नियां हैं। पहली का नाम सुमित्रा सुम्मी है, जिससे उसका एक बेटा भी है। दूसरी पत्नी दूसरे शहर में रहती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में पता था, फिर भी वे इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थीं। राजकुमार पेशे से एक टीचर था। पड़ोसियों की नजर में वह बेहद शरीफ और सम्मानित इंसान था। किसी को भी उस पर जरा सा शक नहीं था। भागवत के पास उसे सीधे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसीलिए पुलिस एक योजना बनाती है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले एक मामूली छेड़छाड़ के आरोप में उसे हिरासत में लेने का फैसला किया जाता है। वजह यह थी कि दिवाली की छुट्टियों के कारण पुलिस उसे कुछ दिन तक पूछताछ के लिए रोक सकती थी। योजना के मुताबिक कविता शास्त्री राजकुमार को मिलने के लिए बुलाती है। राजकुमार थोड़ा देर से पहुंचता है। कविता उसे जूस पीने के बहाने दुकान के अंदर ले जाती है, लेकिन तभी दुकान वाला बोल देता है कि कविता तो पहले ही जूस पी चुकी है। इतना सुनते ही राजकुमार को शक हो जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पहले से मौजूद पुलिस उसे घेर कर पकड़ लेती है।
थाने लाने के बाद उसकी लगातार पूछताछ शुरू होती है। पुलिस उसे ठीक से खाने, सोने और आराम करने का मौका नहीं देती ताकि मानसिक दबाव में वह सच बोल दे। इसी दौरान पुलिस उसकी दोनों पत्नियों के घर पर भी छापा मारती है। सुम्मी के घर से बड़ी मात्रा में गहने बरामद होते हैं। उनमें एक झुमका ऐसा भी मिलता है जो पूनम मिश्रा के गहनों से मेल खाता था। यह सबूत मिलने के बाद भागवत फिर से राजकुमार से पूछताछ करता है, लेकिन राजकुमार पूरी तरह शांत रहता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। इसके बाद भागवत उसकी दोनों पत्नियों को थाने बुलवाता है। पूछताछ के दौरान साफ हो जाता है कि दोनों अपने अपने बचाव में लगी हुई हैं। किसी को भी राजकुमार की चिंता नहीं थी, खासकर सुम्मी, जिसे सिर्फ अपने गहनों की फिक्र थी। भागवत इस बात का इस्तेमाल राजकुमार के खिलाफ करता है। वह उसे कहता है कि सुम्मी को तुम्हारी नहीं, सिर्फ गहनों की परवाह है। यह सुनते ही पहली बार राजकुमार अपना आपा खो देता है। वह गुस्से में भागवत का कॉलर पकड़ लेता है। जवाब में भागवत भी उसे पीट देता है। इसके बाद भागवत एक मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। वह ऐसा माहौल बनाता है कि राजकुमार को लगे पुलिस सुम्मी को भी मार रही है। सुम्मी की चीखें सुनकर राजकुमार पूरी तरह टूट जाता है। आखिरकार वह सच बोलने का फैसला करता है। वह कबूल करता है कि पूनम मिश्रा को उसी ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने पहले उससे दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया और शादी का सपना दिखाकर उसे घर से गहने और पैसे लेकर भागने के लिए मना लिया। दोनों एक दूसरे शहर पहुंचे, होटल में रुके और पूरी रात साथ बिताई। अगले दिन राजकुमार ने पूनम से कहा कि वह उसे अपने गुरुजी से मिलवाना चाहता है। उसने यह भी कहा कि गहने पहनकर जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए पहले सारे गहने उतार दो। इसके बाद वह पूनम को बस स्टैंड ले गया। वहां उसने उसे एक गोली दी और कहा कि यह आयुर्वेदिक दवा है जिससे अनचाही प्रेगनेंसी का डर नहीं रहेगा। पूनम उसकी बातों पर भरोसा करके बस स्टैंड के बाथरूम में चली गई और गोली खा ली। लेकिन वह दवा नहीं, जहर था। राजकुमार बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक पूनम बाहर नहीं आई तो उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वह आराम से उसके सारे गहने लेकर वहां से चला गया। इतना ही नहीं, वह कबूल करता है कि इसी तरीके से वह कई और लड़कियों को भी अपना शिकार बना चुका है। राजकुमार का कबूलनामा सुनकर भागवत गुस्से से भर उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान सिर्फ गहनों के लिए इतनी मासूम लड़कियों की जान ले सकता है। भागवत तुरंत पता करवाता है कि क्या पूनम की लाश कभी मिली थी। जांच में सामने आता है कि लाश तो मिली थी, लेकिन किसी दूसरे शहर के बस स्टैंड के बाथरूम से। उसके पास कोई पहचान पत्र या सामान नहीं था, इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी। 7 दिन तक शव को सुरक्षित रखने के बाद पहचान न होने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये खबर लेकर भागवत पूनम के घर पहुंचता है। जैसे ही वह उसके पिता को सच्चाई बताता है, पूरा परिवार टूट जाता है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन राजकुमार जरा भी घबराया हुआ नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस उसके खिलाफ हत्या साबित नहीं कर पाएगी। वह इतना चालाक था कि अदालत में खुद ही अपना केस लड़ने का फैसला करता है। साथ ही पुलिस के सामने अपने पुराने अपराधों के बारे में भी बिना डर के बातें करता रहता है। इसी दौरान फिल्म हमें मीरा की कहानी भी दिखाती है। होटल से निकलने के बाद राजकुमार मीरा के साथ भी बिल्कुल वही करता है जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था। वह उसे भी जहर की गोली देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद राजकुमार अदालत में खुद की तुलना बाज, हॉक से करता है। वह कहता है कि जैसे बाज अपने पुराने पंख तोड़कर नए पंख उगने का इंतजार करता है और फिर पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उड़ता है, वैसे ही वह भी कुछ समय बाद आजाद होकर फिर लौटेगा। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। अदालत में वह सिर्फ एक बात की गुजारिश करता है कि उसकी पत्नी सुम्मी को इस केस में न घसीटा जाए। सुनवाई शुरू होती है और कई गवाह अदालत में आते हैं। बस स्टैंड के लोग, होटल के कर्मचारी और दूसरे गवाह बताते हैं कि उन्होंने राजकुमार को पूनम के साथ देखा था। लेकिन राजकुमार हर गवाही का जवाब बड़ी चालाकी से देता है। वह मान लेता है कि वह पूनम के साथ होटल में रुका था और दोनों के बीच संबंध भी बने थे।
लेकिन वह दावा करता है कि पूनम उससे शादी करना चाहती थी, जबकि उसने मना कर दिया था। उसके मुताबिक इसी वजह से पूनम ने खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी तरह की जबरदस्ती के निशान नहीं थे, इसीलिए उसकी यह दलील अदालत में कुछ हद तक असर करती हुई दिखाई देती है। उधर भागवत समझ चुका था कि राजकुमार को सजा दिलाना आसान नहीं होगा। इसी बीच एक पुजारी पुलिस के पास आता है और बताता है कि कुछ समय पहले राजकुमार उसके पास अपने एक पाप का जिक्र करने आया था। पुजारी अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोर्ट में राजकुमार अपनी तेज दलीलों से पुजारी की गवाही भी कमजोर कर देता है। वह पुराने मामलों का हवाला देकर उनकी बातों पर सवाल उठाता है, जिससे उनकी गवाही का असर लगभग खत्म हो जाता है। अब भागवत के हाथ से एक और अहम सबूत निकल चुका था। इसी दौरान भागवत की नजर उन इत्र परफ्यूम की बोतलों पर पड़ती है जो राजकुमार के घर से बरामद हुई थीं। वह तुरंत उस दुकान पर पहुंचता है जहां से राजकुमार इत्र खरीदा करता था। वहां उसे पता चलता है कि दुकानदार का पिता ज्वेलरी का काम करता है और पहले जेल में राजकुमार के साथ रह चुका है। बुजुर्ग ज्वेलर बताता है कि जेल में उसने राजकुमार को चांदी के गहनों की सफाई और उन्हें चमकाने का काम सिखाया था। जेल से बाहर आने के बाद भी राजकुमार उससे मिलता रहता था। बातचीत के दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। ज्वेलर बताता है कि राजकुमार उससे एक खास तरह का जहरीला रसायन भी खरीदता था। उसे लगा था कि राजकुमार गहनों की सफाई के लिए यह रसायन ले रहा है, इसीलिए उसने कभी शक नहीं किया। अब भागवत को यकीन हो जाता है कि लड़कियों को मारने के लिए वही जहर इस्तेमाल किया जाता था। ज्वेलर अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोर्ट में राजकुमार फिर अपना दिमाग चलाता है। वह कहता है कि इतना खतरनाक रसायन बेचने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर ज्वेलर ने बिना लाइसेंस देखे उसे यह रसायन बेचा है तो सबसे पहले उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह सुनते ही ज्वेलर डर जाता है। वह तुरंत अपनी बात बदल देता है और कहता है कि उसने कभी राजकुमार को कोई जहर नहीं बेचा। दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे और कभी कभी साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे। एक बार फिर भागवत का अहम गवाह उसके हाथ से निकल जाता है। अब ऐसा लगने लगता है कि राजकुमार यह केस जीत जाएगा। भागवत पूरी तरह टूट चुका था। एक रात वह गुस्से में सोचता है कि क्यों न राजकुमार को खुद ही मार दिया जाए, लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह भी कानून अपने हाथ में ले लेगा तो उसके और राजकुमार में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसी दौरान भागवत को पूछताछ के समय राजकुमार की कही हुई एक बात याद आती है। राजकुमार ने देवलोक लॉज का नाम लिया था। भागवत समझ जाता है कि राजकुमार अक्सर नाम बदलकर बोलता था ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए, लेकिन किसी न किसी रूप में वह असली जगह का सुराग भी छोड़ देता था। यही सोचकर भागवत पूरे राज्य के सभी देवलोक लॉज की जानकारी निकलवाता है। जांच में ऐसे नाम के 3 लॉज सामने आते हैं। जब वह एक लॉज में पहुंचता है तो वहां का कर्मचारी तुरंत राजकुमार की पहचान कर लेता है। वह बताता है कि राजकुमार कुछ समय पहले मीरा नाम की एक लड़की के साथ यहां रुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस इलाके में किसी भी लड़की की लाश मिलने का रिकॉर्ड नहीं था। यहीं से भागवत को महसूस होता है कि शायद मीरा अभी जिंदा हो सकती है। भागवत तुरंत उस अस्पताल पहुंचता है जहां उस अज्ञात लड़की को भर्ती कराया गया था। वहां उसे नर्स नीलिमा आजाद का संपर्क मिलता है। नीलिमा बताती है कि मीरा सच में जिंदा बच गई थी। दरअसल मीरा को एक ऐसी मेडिकल समस्या थी जिसकी वजह से वह गोलियां ठीक से निगल नहीं पाती थी। राजकुमार द्वारा दी गई जहरीली गोली भी वह पूरी तरह निगल नहीं सकी। इसी कारण वह मरने के बजाय बेहोश हो गई। करीब 30 दिनों तक कोमा में रहने के बाद उसे होश आया। होश में आते ही उसे समझ आ गया कि राजकुमार उसके साथ क्या करने वाला था। उस सदमे के बाद वह गहरे डिप्रेशन में चली गई। वह अपने घर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपनी पहचान बदल ली। अब उसका नाम शालू था। कुछ समय बाद उसने एक अच्छे इंसान से शादी कर ली। अब उसकी एक छोटी बेटी भी थी और उसका पति उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। नीलिमा भागवत से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह मीरा की जिंदगी दोबारा बर्बाद न करे।
बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला है। भागवत मीरा से मिलने जाता है। मीरा भी उससे यही कहती है कि वह अदालत में गवाही नहीं दे सकती। अगर उसके पति और समाज को उसके अतीत का पता चल गया तो उसका बसा बसाया परिवार टूट जाएगा। भागवत उसकी मजबूरी समझ जाता है। वह बिना जोर डाले वहां से लौटने लगता है। लेकिन जाते जाते वह मीरा को उन सभी लड़कियों की तस्वीरें दे जाता है जो राजकुमार का शिकार बन चुकी थीं। तस्वीरें देखकर मीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर वह चुप रही तो न जाने कितनी लड़कियों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिरकार वह अपने पति को अपने अतीत की पूरी सच्चाई बता देती है। उसका पति कहता है कि वह मीरा को स्वीकार कर सकता है, लेकिन समाज का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है। अगर मीरा कोर्ट में गवाही देगी तो लोगों के ताने उनकी बेटी की जिंदगी पर भी असर डालेंगे। इधर भागवत अपने सीनियर से कहता है कि वह राजकुमार को सिर्फ एक छोटे से धोखाधड़ी के मामले में जेल नहीं भेज सकता। इतने बड़े अपराध के बाद उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। सीनियर जवाब देते हैं कि एक पुलिस अधिकारी का काम बदला लेना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार अपना फर्ज निभाना है। भागवत लगभग उम्मीद छोड़ चुका था। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। राजकुमार पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत में बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि आज वह बरी हो जाएगा। तभी सरकारी वकील अगले गवाह का नाम पुकारता है, मीरा। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। मीरा अदालत में गवाही देने के लिए पहुंच चुकी थी। उसे देखकर पहली बार राजकुमार के चेहरे का आत्मविश्वास टूट जाता है। जो इंसान अब तक मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। मीरा की गवाही के साथ ही राजकुमार के बच निकलने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं। कोर्ट में मीरा की गवाही पूरे केस का रुख बदल देती है। वह अदालत को बताती है कि राजकुमार ने उससे प्यार का नाटक किया, शादी का सपना दिखाया और फिर उसे भी उसी तरह जहर देकर मारने की कोशिश की जैसे उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था। मीरा की गवाही के बाद राजकुमार के पास खुद को बचाने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचता। आखिरकार अदालत उसे दोषी करार देती है और मृत्युदंड की सजा सुनाती है। हालांकि फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। अंत में टेक्स्ट के जरिए बताया जाता है कि इस पूरे केस को अंतिम फैसला आने में करीब 14 साल लग गए। इस दौरान राजकुमार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दया याचिका तक हर कानूनी रास्ता अपनाया ताकि सजा को जितना हो सके टाला जा सके। लेकिन आखिर में कानून की जीत होती है। फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर सच के साथ लड़ने वाले लोग हार न माने तो एक दिन इंसाफ जरूर मिलता है। रियल केस। यह फिल्म एक रियल सीरियल किलर के केस से प्रेरित है। असल जिंदगी में यह मामला मोहन कुमार, जिसे साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाता है, से जुड़ा था। वह शादी का झांसा देकर अलग अलग शहरों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। फिर उन्हें होटल या बस स्टैंड ले जाकर प्रेगनेंसी से बचाने या तबीयत ठीक करने के बहाने जहरीली गोली देता था। महिला की मौत होने के बाद वह उसके गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। साल 2003 से 2009 के बीच उसने इसी तरीके से कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आखिरकार 21 अक्टूबर 2009 को वह गिरफ्तार हुआ। बाद में उसके खिलाफ कई केस दर्ज हुए। अलग अलग अदालतों में सुनवाई चली और कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही। फिल्म ने इसी वास्तविक घटना को आधार बनाकर कई किरदारों, जगहों और घटनाओं को काल्पनिक रूप दिया है ताकि कहानी और ज्यादा सिनेमैटिक और प्रभावशाली लगे। यही वजह है कि फिल्म में दिखाए गए भागवत, राजकुमार, समीर, सूरज, मीरा जैसे किरदार और कई घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन अपराध का तरीका वास्तविक केस से प्रेरित है। तो दोस्तों, यही थी पूरी फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो में।